नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का मैं प्रदीप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम प्रदीप है। मैंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू फेस किया है। मैं पिछले 8 साल से आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूं। मैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी जीएस के लिए पढ़ाता हूं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए पढ़ाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो टुडे वी मीट हियर टू डिस्कस मनी सप्लाई और मुद्रा आपूर्ति। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी सप्लाई और मुद्रा आपूर्ति देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मनी। मुद्रा आपूर्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज मनी और मुद्रा क्या है। सो मुद्रा से आशय उन सभी वस्तुओं से है जो लेन देन में एक्सेप्ट की जाती हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। मुद्रा से आशय उन सभी वस्तुओं और काइंड से है जो कि लेन देन में एक्सेप्ट की जाती है। सो मनी सप्लाई इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो उदाहरण के तौर पे पुराने समय में वस्तुओं को मुद्रा का स्वरूप प्रदान था, क्योंकि वस्तुओं को लेन देन में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी, इसलिए वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। बट आज के समय में रुपी को मुद्रा या करेंसी समझा जाता है, क्योंकि रुपी को सरकार से मनी के रूप में लीगल टेंडर की मान्यता है। सो व्हाट इज द मनी और मुद्रा का क्या है? जो वो सभी चीज़ें जो कि लेन देन में प्रयोग की जाती हैं उन्हें मुद्रा कहते हैं। सो दैट इज अबाउट द मनी। नाउ वी विल डिस्कस द मनी सप्लाई। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मनी. Money is nothing but anything and everything which can be used as the medium of exchange. Now we have to focus on money supply. So what is the meaning of money supply? The total money in the hands of the people at a particular point of time. मुद्रा आपूर्ति से आशय है कि एक पर्टिकुलर समय पे लोगों के पास जो भी टोटल मनी है उसको मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। सभी लोगों के पास किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी टोटल मनी है लोगों के हाथ में, वो सभी क्या कहलाता है? मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। सो दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर मंथ। ओके, सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द कीवर्ड हियर इज particular point of time, and there is need to understand that what is the meaning of this particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो मनी सप्लाई को जब भी हम मेजर करते हैं, मुद्रा आपूर्ति को हम जब भी मेजर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। सो दैट मीन्स एंड देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल को स्टॉक चर भी कहते हैं, जबकि फ्लो वेरिएबल को प्रवाह चर के नाम से जाना जाता है, प्रवाह चर। ओके, तो जब भी हम स्टॉक वेरिएबल को मेजर करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जबकि हम फ्लो वेरिएबल को मेजर करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ओके, जब भी हम किसी इकोनॉमिक फिनोमिना को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट वो जो है एक दिन का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मंथ का हो सकता है। जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉक।
जब भी हम किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। ओके, तो फ्लो वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। तो क्या मतलब है, जैसे कि जब भी हम और अच्छे से समझने के लिए फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल को अच्छे से समझने के लिए हम ज्योग्राफी से उदाहरण लेंगे। देयर इज समथिंग इन ज्योग्राफी विच इज नोन एज क्लाइमेट एंड weather. Weather is nothing but a stock variable, whereas climate is nothing but a flow variable. क्योंकि क्लाइमेट को जब भी मेजर करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज नथिंग बट अ एवरेज weather condition of a particular place over a period of time, average of 30 or 40 years of weather condition of a particular place over a period of time. What is the weather? Weather is nothing but the average environmental condition of the place at a particular point of time. ओके, तो स्टॉक का मतलब है जब भी हम किसी चीज को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं तो वो क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। ओके, जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो वो क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये क्या है, फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल। अगर हम इसको अब जो है डिफाइन करने की कोशिश करें मनी सप्लाई को, तो क्या है, दिस इज नथिंग बट अ स्टॉक ऑफ मनी, मुद्रा का स्टॉक। ओके, इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। ओके, पब्लिक के हाथ में मुद्रा का स्टॉक जिसको कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, मनी सप्लाई कहलाता है। ओके, दैट मीन्स स्टॉक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोगों के पास टोटल मनी है लोगों के हाथ में। ओके, उसको क्या कहते हैं, हम मनी सप्लाई कहते हैं। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो डिफाइन दैट मनी सप्लाई अ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक at a particular point of time. Okay, all kinds of money, that money can be divided here, okay, so money can be divided under two category. One is known as primary money, other is known as secondary money. Primary money and secondary money. Okay, that means प्राथमिक मुद्रा एंड द्वितीयक मुद्रा। ओके, प्राथमिक मुद्रा वो है करेंसी एंड कॉइन्स। ओके, दे आर द मोस्ट लिक्विड। ओके, लिक्विड का मतलब ये होता है कि कितना इजीली एक फॉर्म, एसेट की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना इजीली एक विदाउट लॉस ऑफ time and value. Okay, with minimum loss of time and value we can convert one form of asset into another form of asset. Okay, that is liquidity, that defines the liquidity. एक मुद्रा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, ओके, मिनिमम लॉस ऑफ वैल्यू और टाइम के साथ अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं या मनी कहते हैं। ओके, मनी सप्लाई। ओके, तो और इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मनी, एक होता है द्वितीयक मनी। तो प्राइमरी मनी क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट लिक्विड। ओके, तो करेंसी एंड कॉइन्स जो है लोगों के पास हैं तो वो मोस्ट लिक्विड है, जब भी उनको जरूरत है दे कैन गो टू द मार्केट एंड दे कैन परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, एंड द्वितीयक मनी का मतलब है दैट मीन्स करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक अकाउंट, जो है करेंसी और कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट। ओके, लोगों का जो बैंक डिपॉजिट है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मनी कहते हैं। ओके, दैट मीन्स सेकेंडरी मनी इज कंपैरेटिवली लेस लिक्विड इन कंपैरिजन टू करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। यानी कि द्वितीयक मनी है वो प्राइमरी मनी के कंपैरिजन में कम लिक्विड है। क्यों कम लिक्विड है, क्योंकि अगर लोगों के पास करेंसी एंड कॉइन्स हैं तो वो जब भी चाहें परचेज कर सकते हैं, जो भी चाहें परचेज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मनी का मतलब क्या है, सेकेंडरी मनी का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि जो है आपका पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट है। ओके, बैंक में आपके पास अनडाउटेडली पैसा है। ओके, बट आपको बैंक जाना पड़ेगा, वो विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आप परचेज कर सकते हो। तो दैट मीन्स secondary money is comparatively less liquid in comparison to primary money. Okay, so that means what is the money supply, that means total stock पूरी आपूर्ति at in the primary money, that is primary money as well as secondary money held by the public at a particular point of time, that is nothing but
मनी सप्लाई, दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मनी सप्लाई। अब यहाँ पे हमें जो है समझने की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार जो है पब्लिक का वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड पब्लिक, वी आर यूजिंग वर्ड पब्लिक। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक के अंदर हम वो सभी इकोनॉमिक एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं, पब्लिक के अंदर हम उन सभी इकोनॉमिक एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो गवर्नमेंट, आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम को छोड़ के सभी इकोनॉमिक एंटिटीज पब्लिक की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ओके, और गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई को पब्लिक के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड करते? हम गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई को पब्लिक के अंदर इसलिए इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे आर कंसीडर टू बी क्रिएटर ऑफ मनी और सप्लायर ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी और क्रिएटर ऑफ मनी। ओके, उनको मुद्रा का प्रोड्यूसर माना जाता है। ओके, इसलिए हम उनको पब्लिक के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ओके, सिंस total this money supply is nothing but total stock of money in the hands of the public at a particular point of time। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगों के पास मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के पास, लोगों के हाथ में कितना पैसा है। ओके, वो पैसा लोगों के करेंसी एंड कॉइन्स के रूप में हो सकता है, लोगों की बैंक डिपॉजिट के रूप में हो सकता है। जब मनी सप्लाई का ये मतलब है तो क्या मतलब हुआ कि ये जो है मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में टोटल परचेजिंग पावर को डिफाइन कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग? क्योंकि व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज नथिंग बट टोटल स्टॉक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब लोगों के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पैसा है, अगर लोगों के पास में पैसा है यानी कि उनके पास परचेजिंग पावर है। अगर उनके पास परचेजिंग पावर है तो या तो वो उसे खर्च करेंगे या फिर डिपॉजिट करेंगे। ओके, तो डिपॉजिट करेंगे, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट हो गया। ओके, तो क्या हो गया कि अगर लोगों के पास, तो उससे क्या करेंगे? डिमांड पैदा करेंगे। ओके, तो दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट इट इज मनी सप्लाई इज गोइंग टू डिटरमाइन द टोटल परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। और इस टोटल परचेजिंग पावर के बेसिस पे ही टोटल डिमांड क्रिएट होती है। अगर जो है लोगों के पास पैसा है तो उससे क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो यानी कि टोटल डिमांड को डिफाइन करेगा और टोटल डिमांड के अनुसार ही टोटल सप्लाई, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी। तो ये जो मनी सप्लाई है ये डिटरमाइन करता है कि इकोनॉमी में कितनी टोटल परचेजिंग पावर है, उसके अनुसार इकोनॉमी की टोटल डिमांड डिफाइन होती है, उसी के अनुसार इकोनॉमी की टोटल सप्लाई डिफाइंड होती है। तो मनी सप्लाई को इसीलिए आरबीआई जो है मनी सप्लाई को जो है मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर जो बढ़ रही है, अगर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज गोइंग टू इंक्रीज, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ओके, तो क्या मतलब है? टोटल परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी हैज इंक्रीज, टोटल पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। ओके, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई और सपोज करो एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो यानी कि ये जरूरी है। ओके, सो जस्ट टू बी, ओके, देयर इज नीड टू हैव द एडिक्वेट अमाउंट। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी घट गई तो क्या मतलब है? टोटल परचेजिंग पावर घट गई इन द इकोनॉमी, टोटल परचेजिंग पावर घट गई यानी कि एग्रीगेट डिमांड घट गई। ओके, लोगों की डिमांड, जब टोटल परचेजिंग पावर के बेस पे ही तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड घट गई और सप्लाई है तो क्या आ जाएगा? स्लो डाउन आ जाएगा, क्योंकि अगर डिमांड घट गई तो फ्यूचर में इन द नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू दैट मीन्स मिनिमाइज और द प्रोडक्शन कम करेगा। तो क्योंकि लोगों के पास डिमांड ही नहीं है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए डिमांड ही नहीं है, तो वो सैक आउट करेंगे। ओके, एम्प्लॉइज को सैक आउट करेंगे तो उससे स्लो डाउन आ सकता है। ओके, तो इसलिए मनी सप्लाई को अप्रोप्रिएट बना रहना किसी भी इकोनॉमी में बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और मनी सप्लाई घट जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा इकोनॉमी में। ओके, तो मनी सप्लाई को एप्रोप्रिएट मेजर करना या एप्रोप्रिएट बना रहना, दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ आरबीआई। ओके, तो आरबीआई का ओनली कंसर्न इज कि देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सो neither there should be inflation nor there should be slowdown.
समझ में आया? क्योंकि ये मनी सप्लाई जो है किसी भी इकोनॉमी में टोटल परचेजिंग पावर और टोटल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए जिम्मेदार है। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो टोटल परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, टोटल परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और सपोज करो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ गई बट एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी, ओके, तो इन्फ्लेशन आ सकता है, ओके। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई जो है मनी सप्लाई को घटाएगा। सिमिलर इसके अपोजिट अगर हम देखें, अगर मनी सप्लाई घट गई इसका मतलब क्या है, टोटल परचेजिंग पावर लोगों की घट गई। अगर टोटल परचेजिंग पावर घट गई तो परचेजिंग पावर के बेसिस पे ही लोग जो है डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो टोटल डिमांड एग्रीगेट डिमांड और टोटल डिमांड इकोनॉमी की कम हो जाएगी। अगर टोटल डिमांड कम हो जाएगी और सपोज करो एग्रीगेट सप्लाई जो है मेंटेन बनी हुई है, तो क्या है लोगों के पास डिमांड ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर क्या है कि नियर फ्यूचर में जो अपने प्रोडक्शन को घटाएगा। अपने प्रोडक्शन को घटाएगा तो वो अपने एम्प्लॉय को जो है छटनी करेगा, एम्प्लॉयज की छटनी करेगा, तो उससे फर्दर उनकी जो है परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो स्लो डाउन आ सकता है, ओके। तो आरबीआई का सोल कंसर्न इज दैट देयर शुड बी एप्रोप्रिएट और सुइटेबल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, सो neither there should be inflation nor there should be slowdown in the economy, okay. So that is the about the मनी सप्लाई। नाउ वी विल फोकस फर्दर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी सप्लाई का क्या मतलब है। दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास जो भी पैसा है, लोगों ने जो भी पैसा ले रखा है, हाथों में जो भी पैसा है लोगों का, वो लोगों के पास करेंसी एंड कॉइन्स के रूप में हो सकता है, वो लोगों के पास बैंक डिपॉजिट के रूप में हो सकता है, जो भी पैसा है वो क्या है, मनी सप्लाई है। अब इसको मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति है। अब मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति को, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि आरबीआई का सोल कंसर्न इज जस्ट टू मेंटेन द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का एप्रोप्रिएट बनाए रखना ही सोल कंसर्न है आरबीआई को। तो उसको एप्रोप्रिएट बनाए रखने के लिए जो है मनी सप्लाई को हम जो है 4 तरह से मेजर करते हैं। वो 4 तरीके मेजर करने के, मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरीके M1 के रूप में, M2 के रूप में, M3 और M4 के रूप में हैं, ओके। मनी सप्लाई को 4 रूप में मेजर किया जाता है। वो M1 के रूप में मेजर किया जाता है, M2 के रूप में मेजर किया जाता है, M3 के रूप में मेजर किया जाता है और M4 के रूप में मेजर किया जाता है, ओके। M4 इज नथिंग बट, ओके, दिस इज मोस्ट लिक्विड। जैसे जैसे हम M1 से M2 की तरफ बढ़ेंगे और M2 से M3 की तरफ बढ़ेंगे, M3 से M4 की तरफ बढ़ेंगे, लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी और ब्रॉडनेस बढ़ेगी, ओके। लिक्विडिटी कम होगी, ब्रॉडनेस बढ़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है मनी को बदला जा सकता है, ओके, विद मिनिमम लॉस ऑफ वैल्यू एंड टाइम, ओके। तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी, ब्रॉडनेस बढ़ेगी। ब्रॉडनेस का मतलब ये है कि हम और अधिक चीजों को मनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, ओके। M1 में हम सिर्फ उन चीजों को जो है इंक्लूड करते हैं मनी की डेफिनेशन में जो कि मोस्ट लिक्विड है, 100% लिक्विड है, ओके, 100% लिक्विड है, जो मनी ही है, ओके। उनको हम क्या ले रहे हैं, M1 की डेफिनेशन के रूप में। M2 के डेफिनेशन के रूप में क्या ले रहे हैं, हम दूसरी चीजों को भी जो है मनी सप्लाई में इंक्लूड कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, ओके। तो बट ब्रॉडनेस बढ़ेगी। क्यों ब्रॉडनेस बढ़ेगी कि हम सिर्फ बैंक क्रेडिट्स और जो है करेंसी एंड कॉइन्स को ही मनी के रूप में नहीं ले रहे, बल्कि अदर चीजों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब भी हम M3 को करेंगे उसका क्या है, लिक्विडिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू M2 और ब्रॉडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, ओके। M4 सिमिलरली M4 में क्या होगा, लिक्विडिटी लीस्ट लिक्विड है, ओके, लिक्विडिटी कम है, ओके, बट ब्रॉडनेस ज्यादा है, ओके। और जब भी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो जब भी हम मनी सप्लाई का मतलब है सिर्फ और सिर्फ M3, ओके। M3 को मेजर करते हैं मनी सप्लाई, ओके। M3 इज नोन टू बी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो M3 इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, ओके, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, ओके। तो जब भी मनी सप्लाई मेजर करने का बाद, ऑल्दो मनी सप्लाई कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ M1, M2, M3 और M4, लेकिन जब भी M3 का मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ M3 से है, ओके। तो although M3 is comparatively less liquid in comparison to M1 and M2, but this is
most broader. Okay, that means we are not only going to include bank credit and currency and coins, but other things also under the definition of M3, although M4 is going to be more broader. Okay, but M4 को नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि M4 के अंदर जो है हम देखेंगे कि जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को, जो है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं. एंड पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिट्स को एक तो उनके साथ ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू मेंटेन देयर अकाउंट्स इन अप्रोप्रिएट वे, और दूसरा चीज है दे आर एट द फार फ्लंग एरिया. ओके, तो एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वेरी मिनिमम. ओके, तो ऐसा उनको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है. इसीलिए जब भी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम सिर्फ M3 के मेजरमेंट पे फोकस करते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज M1, व्हाट इज M2, व्हाट इज M3 एंड व्हाट इज M4. ओके, तो M1 का समझने के लिए, इसे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, what is going to be included under M1, what is going to be included under M2, what is going to be included under M3 and what is going to be included under M4. क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे कि जो है उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है बैंक अकाउंट्स को समझें, बैंक अकाउंट्स को समझें. ओके, क्योंकि मैं जो है इन वर्ड्स को यूज करने वाला हूँ इन द डेफिनेशन ऑफ M1, M2, M3 थ्रू आउट. ओके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बैंक अकाउंट्स को समझें. तो बैंक अकाउंट्स कंपैरेटिवली, और तीन तरह के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं. एक होता है सेविंग अकाउंट और बचत बैंक, सेविंग अकाउंट और बचत बैंक खाता. दूसरा होता है करेंट अकाउंट और चालू खाता. तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट. तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट. ओके, सेविंग अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट जनरली हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ओपन किया जाता है, और सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिटर की जो डिपॉजिट्स हैं वो दो तरीके से जो है बैंक मेंटेन करती है. एक तो डिमांड डिपॉजिट के रूप में, दूसरा टाइम डिपॉजिट के रूप में. सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिटर की डिपॉजिट बैंक्स दो तरीके से मेंटेन करती है, एक तो डिमांड डिपॉजिट के रूप में, एक टाइम डिपॉजिट के रूप में. डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि जब भी जो है डिपॉजिटर, व्हेन एवर द डिपॉजिटर इज गोइंग टू आस्क द बैंक्स हैज टू रिटर्न बैक द डिपॉजिट. ओके, जब भी डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि जब भी डिपॉजिटर डिमांड करेगा या जब भी विड्रॉ करेगा, द डिपॉजिटर इज एबल टू विड्रॉ द मनी. ओके, तो दैट इज नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट. और टाइम डिपॉजिट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही जो है डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द देयर अकाउंट. तो जब भी सेविंग अकाउंट को मेंटेन करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस द बैंक्स आर गोइंग टू नो दैट इफ 100 रुपीज आर देयर, ओके, 100 रुपीज आर देयर. ओके, सपोज करो 100 रुपीज में से 20 रुपए बैंक क्या है कि जो है डिमांड डिपॉजिट के रूप में मेंटेन करने वाली है, 80 रुपए को क्या है टाइम डिपॉजिट, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट के बेस पे ही जो है बैंक्स का प्रॉफिट मिलेगा. ओके, क्योंकि जब हम जो है इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. इंटरेस्ट रेट को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है बोरोइंग रेट, एक होता है लेंडिंग रेट. ओके, लेंडिंग रेट, बोरोइंग रेट का मतलब ये है द रेट एट विच बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर. जिस रेट पे बैंक्स जो है डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उसे बोरोइंग रेट कहते हैं. ओके, लैंडिंग रेट का मतलब ये होता है द रेट एट विच बैंक्स लैंड टू द निडी सेक्टर. लैंडिंग रेट का मतलब ये होता है जिस रेट पे बैंक्स जो है निडी सेक्टर को, स्पेशली जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है लोन देते हैं, उसे लैंडिंग रेट कहते हैं. ओके, और इनका डिफरेंस ऑफ लैंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट इज नथिंग बट द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स that is technically known as spread that is technically known as spread and banks works for the spread only. अगर सपोज करो, अगर बैंक्स पूरी की पूरी सेविंग अकाउंट को अगर जो है डिमांड डिपॉजिट के रूप में ही जो है मेंटेन करेंगी तो वो तो कुछ भी लैंड ही नहीं कर पाएंगी तो उनका जो है
पैसा कहाँ से आएगा, उनका इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, उनको बिजनेस कैसे फिजिबल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस बैंक टू कम टू नो दैट व्हाट अमाउंट शुड बी पर्टिकुलर saving account is there, okay, what amount should be maintained in the form of demand deposit and what amount should be maintained in the form of time deposit, okay. So the main concern our is, okay, now let me, our main concern is that saving account is maintained in the form of demand deposit plus time deposit, okay. Current account is completely maintained in the form of time deposit only. This is generally opened by the business sector. Current account is completely maintained in the form of demand deposit. Current account is completely चालू खाता completely demand deposit के रूप में maintain किया जाता है, whereas fixed deposit is completely maintained in the form of time deposit, okay. fixed deposit completely time deposit होता है, okay. fixed deposit जो है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, okay. तो अगर कोई बंदा चाहता है उससे पहले अपना पैसे को विड्रॉ करना तो बैंक कैन डिनाई, और अगर बैंक देती भी है तो उस पर पेनल्टी लगाती है, ओके तो जो है फिक्स डिपॉजिट, एंड दैट्स वाई फिक्स डिपॉजिट, यानी कि बैंक बहुत क्लियर है कि 15 साल तक या 20 साल तक इस पैसे को विड्रॉ करने वाला नहीं है, ओके इसलिए वो लैंड आउट कर सकती है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए वो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाती है डिपॉजिटर को भी, ओके। तो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि सेविंग अकाउंट जो भी बैंक मेंटेन करती है वो डिमांड डिपॉजिट ऑफ टाइम डिपॉजिट के रूप में मेंटेन करती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिमांड डिपॉजिट के रूप में मेंटेन करेगी सेविंग अकाउंट के, और मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट इज गोइंग टू बी मेंटेन इन द विद द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, ओके। एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे कम टू नो कि कितना अमाउंट डिमांड डिपॉजिट के रूप में मेंटेन करना चाहिए जिससे कि दे कैन मीट आउट द विड्रॉल डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, ओके। तो सेविंग अकाउंट किसके रूप में मेंटेन किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में, वेयर एज करेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, okay, and fixed deposit is maintained in the form of time deposit, okay. That was the case, okay, that is the case, okay. Now we will discuss that M1 में हम क्या include करने वाले हैं। M1 is nothing but C plus DD plus OD, C plus DD plus OD। C का मतलब यहाँ पे currency and coins held by the public, okay, currency and coins held by the public, that is also known as primary money, okay. DD is nothing but net demand deposit with the banking net, okay, banking net, okay. We will try to understand that what is the meaning of net, okay. So मतलब क्या है, DD का मतलब ये है डिमांड डिपॉजिट, ओके। टोटल डिमांड डिपॉजिट में से अगर हम इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट घटा देंगे तो वो हमें जो है नेट देगा, नेट डिमांड डिपॉजिट मिल जाएगा, ओके। टोटल डिमांड डिपॉजिट में से हम इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट को घटा देंगे तो वो हमें क्या देगा, नेट डिमांड डिपॉजिट करेगा, ओके। क्यों इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट को घटा रहे हैं, क्योंकि हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन में कहा था कि मनी सप्लाई का क्या मतलब है, मनी सप्लाई से आशय है कि जो भी पब्लिक के द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मुद्रा की को रखा जाता है या मुद्रा है लोगों के पास, वो मनी सप्लाई है। अब हमने इसमें पब्लिक की डेफिनेशन में बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया था, बट एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो उस बैंक में भी जो है डिमांड डिपॉजिट हो सकती है, लेकिन पब्लिक की डेफिनेशन के अंदर में बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए हमें नेट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बैंक्स को जो है पब्लिक की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, हमें टोटल डिमांड डिपॉजिट में से क्या करना पड़ेगा, इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट को घटाना पड़ेगा, और वो हमें क्या देगा, नेट डिमांड डिपॉजिट देगा। और टोटल डिमांड डिपॉजिट TD, टोटल डिमांड डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट को जो है मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। टोटल डिमांड डिपॉजिट हम कैसे करेंगे, वो पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, वो पार्ट ऑफ द सेविंग अकाउंट जो कि बैंक्स ने डिमांड डिपॉजिट के रूप में मेंटेन कर रखा है, प्लस कंप्लीट करेंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट, ओके। टोटल करेंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट
plus total deposits of current account, that is going to give us the total time demand deposit in the economy. और इस total demand deposits में से अगर हम interbank demand deposit को घटा देंगे तो वो हमें क्या देगा, net demand deposit. और हमने ये भी समझा कि हम इंटरबैंक डिमांड डिपॉजिट को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक की डेफिनेशन के अंदर क्या नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम जो है बैंक्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक क्या है, दे आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी. ओके, दैट्स वाई. ओके, नाउ अदर थिंग इज अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट का परसेंटेज बहुत कम होता है, बट अदर डिपॉजिट से मतलब ये है कि मनी हेल्ड बाय द पब्लिक विद द आरबीआई. ओके, आरबीआई में आम आदमी जो है अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, बट एम्प्लॉयज ऑफ आरबीआई, एक्स एम्प्लॉयज ऑफ आरबीआई, गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, एक्स गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो आरबीआई में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं. और वो सब के सब किस में जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो सब के सब जो है पब्लिक की डेफिनेशन के अंदर हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एक्सेप्ट गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम एंड आरबीआई ऑल आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर पब्लिक. ओके, तो वो एम्प्लॉयज हों आरबीआई के, एक्स एम्प्लॉयज़ हों या फिर गवर्नर्स हों, एक्स गवर्नर्स हों या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वो सब के सब किसके कम अंडर में आएंगे, पब्लिक की डेफिनेशन के अंदर में आएंगे. तो उनके द्वारा जो भी डिपॉजिट है, जो भी डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के अंदर, ओके, उसको क्या करेंगे, हम अदर डिपॉजिट के रूप में इंक्लूड करेंगे. एंड दिस M1 इज मोस्ट लिक्विड. ओके, क्योंकि हम जो है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो डिमांड डिपॉजिट जब भी वो चाहेंगे विड्रॉ करेंगे और जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाएंगे. ओके, दैट्स वाई M1 इज मोस्ट लिक्विड और 100% लिक्विड. ओके, तो M1 इज C plus DD plus OD, and C से मतलब है currency and coins held by the public, DD is net demand deposit, OD is nothing but other deposits. Now we will discuss the M2. Okay, what is going to be included under M2? Okay, M2 is nothing but M1 plus saving accounts deposits with the पोस्ट ऑफिस बैंक्स. ओके, यहाँ पे M1 में हमने क्या देखा, हमने M1 में जो है बैंकिंग सिस्टम के साथ डिमांड डिपॉजिट को देखा. अब M2 में हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस के साथ M1 यानी कि डिमांड डिपॉजिट और वो बैंकिंग वाला, तो डिमांड डिपॉजिट हम इंक्लूड कर ही रहे हैं M2 में. ओके, बट हम जो है सेविंग अकाउंट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस का भी देख रहे हैं. ओके, पोस्ट ऑफिस इज आल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द बिहेविंग लाइक अ बैंक ऑर्गेनाइजेशन. और पोस्ट ऑफिस में सिर्फ दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट ओनली. ओके, सेव इन बैंक, दैट मीन्स इन post offices there can never be the current account. Okay, current account can never be in case of post offices. Okay, be very clear, in post offices there can never be the there can never be the current account. Okay, so current account can only be in case of banks. Okay, so in post offices there is only saving account and fixed deposit. Okay, saving account is that means demand deposit. Okay, and fixed deposit in the form of time deposit. Okay, तो M2 में हम क्या देख रहे हैं, M2 में हम M1 को जो है बैंकिंग डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ओके, ऑफ द पब्लिक, ओके, वो इंक्लूड हो गया, प्लस सेविंग यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द पोस्ट ऑफिस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा. तो हमको क्या मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा. ओके, और दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी लिक्विड. ओके, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी लिक्विड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द M3. Okay, and this M3 is also known as aggregate monetary resources. M3 में हम क्या इंक्लूड करते हैं, M3 में हम M1 को इंक्लूड कर लेते हैं. M1 तो इंक्लूड हो ही गया, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लस टाइम डिपॉजिट. ओके, टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. Okay, time deposit with the banks, okay, time deposit with the banks or net time deposit with the banks. What is going to be included under the M3, M1
ओके, डिमांड डिपॉजिट, पूरी डिमांड डिपॉजिट को हमने जो है इंक्लूड कर लिया, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। ओके, नेट टाइम डिपॉजिट। ओके, तो नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब यही है कि जो है हमें टोटल टाइम डिपॉजिट में से इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट को क्यों घटाना पड़ेगा? इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट को इसलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि हम जो है पब्लिक की डेफिनेशन में हम बैंक्स को इंक्लूड नहीं करते, और जब भी हम मनी सप्लाई का बात करते हैं तो हम सिर्फ जो है पब्लिक को जो है इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट को घटाना पड़ेगा टोटल टाइम डिपॉजिट में। और टोटल टाइम डिपॉजिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल टाइम डिपॉजिट क्या होगा? टोटल टाइम डिपॉजिट इज गोइंग टू बी द टाइम डिपॉजिट ऑफ द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ओके, टाइम डिपॉजिट ऑफ द सेविंग अकाउंट प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द फिक्स्ड अकाउंट, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द फिक्स्ड अकाउंट। ओके, क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट तो जो है सिर्फ टाइम डिपॉजिट के रूप में मेंटेन किए जाते हैं, तो सेविंग अकाउंट्स का वो पार्ट जो कि टाइम डिपॉजिट के रूप में मेंटेन किया है बैंक ने, प्लस टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल द बैंक्स इन द इकोनॉमी, दैट इज गोइंग टू गिव अस द आइडिया ऑफ द टोटल डिपॉजिट, टोटल टाइम डिपॉजिट। और इस टोटल टाइम डिपॉजिट में से अगर हम इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट को घटा देंगे तो वो हमें क्या देगा? नेट टाइम डिपॉजिट। और नेट टाइम डिपॉजिट को अगर हम M1 में जो है इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या देगा? हमें M3 की वैल्यू देगा। एंड दैट मीन्स whenever we talk about the money supply, this is nothing but M3 only. Okay, so this is also known as टोटल मॉनेटरी एग्रीगेट और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। ओके, जब भी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ M3 की बात करते हैं। ओके, ऑल्दो इट इज कंपेरेटिवली लेस ब्रॉडर देन M4। ओके, तो M4 से कंपेरेटिवली कम ब्रॉडर है, बट हम M4 को मॉनेटरी एग्रीगेट रिसोर्स नहीं कहते, क्योंकि M4 में क्या है, हमकी टोटल डिपॉजिट्स विद द व्हाट इज गोइंग टू बी, लेट मी फर्स्ट क्लियर व्हाट इज M4। M4 में हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं? M4 में हम इंक्लूड करने वाले हैं M3 प्लस टोटल, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस बैंक्स। ओके, पोस्ट ऑफिस बैंक्स के साथ टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट में क्या इंक्लूड हो गया? सेविंग अकाउंट्स प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, एक तो मैं बात यह है कि इसको ना इंक्लूड करने के लिए एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, उसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि जो है पोस्ट ऑफिस बैंक ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स इन द प्रॉपर मैनर। दूसरा रीजन ये है कि दे आर एट द फार फ्लंग एरिया। ओके, तो उनको जो है अप्रोप्रिएट डाटा जो है दैट मीन्स रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज नॉट देयर। ओके, उनके डाटा पे रिलाई नहीं किया जा सकता। ओके, रिलाई नहीं किया जा सकता और मनी सप्लाई का अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं होगा तो जो है स्लो डाउन या इन्फ्लेशन आ सकता है, तो इसलिए। और तीसरा रीजन ये है कि इनका सिग्निफिकेंस, ओके, यानी कि डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मिनिमम। ओके, तो इसलिए हम M4 को टोटल मॉनेटरी एग्रीगेट नहीं इंक्लूड करते बल्कि M3 पे ही जो है रिलाई करते हैं। ओके, तो M4 क्या हो जा रहा है? M4 इज नथिंग बट M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स एक्सक्लूडिंग किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जो है नहीं इंक्लूड करते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी दैट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ओके, और गवर्नमेंट यानी कि किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है आम आदमी से जो है पैसा बोरो करती है। ओके, और वो पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। अगर वो पैसा गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट को हमने जो है पब्लिक की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हमको जो है जो किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा पब्लिक से जो पैसा रेज किया गया है उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, इसलिए M4 का जब हम इंक्लूड करते हैं तो क्या इंक्लूड करते हैं? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स एक्सक्लूडिंग किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, so M3 is considered to be aggregate monetary resources and this shows the total purchasing power in the economy. Okay, this shows, okay, this M3 shows the total purchasing power in the economy, total purchasing power in the economy
M3 shows the total purchasing power in the economy. M3 shows the total purchasing power in the economy, and this is also known as aggregate monetary resources. Aggregate monetary resources. Okay, now if we want to that means arrange, if we want to arrange the M1, M3 or M2, M1, M2, M3 and M4 on the basis of liquidity, so in the descending order, then what is going to be, M1 is most liquid, more liquid in comparison to M2, M2 is more liquid in comparison to M3, and M3 is more liquid in comparison to M4. Okay, this is the case of liquidity. Okay, अगर हम इसी को लेट मी, मैं फिर से कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ. ओके, अगर हम जो है लिक्विडिटी, मनी सप्लाई को लिक्विडिटी के बेस पे, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो लिक्विडिटी के बेसिस पे, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, M1, क्योंकि M1 इज मोर लिक्विड इन कंपैरिजन टू M2, M2 इज मोर लिक्विड इन कंपैरिजन टू M3, M3 इज मोर लिक्विड इन कंपैरिजन टू M4. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. ओके, अब हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड करें, अरेंज करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस, तो M4 इज मोर ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू M3, M3 इज मोर ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू M2, एंड M2 इज मोर ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू M1. ओके, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया इनकम on the basis of broadness of money, and this is a descending order of money supply on the basis of liquidity. Okay, and today we finish here only. Thank you very much dears. Thanks a lot.